तो फिर विकास की बात हम तभी कर सकते हैं, क्योंकि विकास उन्होंने करना है जो हम चुन के भेज रहे हैं। अगर हम एक गलत व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो फिर विकास नहीं होगा। फिर हमें इसी तरह से 5 साल फिर वही धक्के खाने पड़ेंगे लोगों को, फिर वही रोजगार के लिए डिमांड चलती रहेंगी, फिर वही रोड्स के लिए चलता रहेगा। ताकि वोट को खरीदने का काम है, उनको लालच देकर, उनको ये चीज़ें दिखाकर, लुभाकर आप उनकी वोट को खरीद रहे हैं। वो होता है, मैं ये नहीं कहती कि आप हर चीज़ फ्री दे दो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो एक हर राष्ट्र की, हर राज्य की जिम्मेवारी होती है, और वो चीज़ फ्री होना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को लेकर देखिए, अगर एक बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, दूसरा बच्चा वहीं उसको जाने का ही मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका एक अधिकार है, उसको अच्छी शिक्षा मिले, ये एक राष्ट्र का कर्तव्य बनता है, एक राज्य का कर्तव्य बनता है। सोनीपत में कई जगहों पर गए होंगे, आपको खुद को महसूस हुआ होगा अच्छे रोड्स नहीं है। अगर आप हाईवेज को हटा दें तो सोनीपत के अंदर की जो कनेक्टिविटी है वो वहाँ पर आप देखिए आपको अच्छे रोड्स नहीं मिलेंगे। आप कचरे की समस्या इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। आप डंपिंग यार्ड, आप कहीं पर भी डंपिंग यार्ड देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ी समस्या कचरे की है। दूसरा, फिर जो आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा है, बच्चों को रोज़गार की समस्या बहुत ज़्यादा है, स्कूल्स की समस्या है। को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा कहीं ना कहीं अब अगर आप अभी भी देखेंगे तो हमें लगा था कि कम से कम 10% GDP का शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी जो बजट आया उसमें भी मात्र 3% के आसपास ही शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो ये मेरे को चीज़ सही नहीं लगती, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को ऊपर उठाना और नीचे गिराना ये काम शिक्षा ही कर सकती है। अगर आप शिक्षा के स्तर को गिराते हैं तो राष्ट्र को आप विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ लेकर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। दोस्तों, सोनीपत में जिस तरह से हर चौक चौराहे पर बैनर लगने शुरू हो गए हैं, उन्हीं को देखते हुए आज हम आए हैं, क्योंकि एक नई पहल देखने को मिली है। एक युवा फेस देखने को मिला है, एक युवा चेहरा देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेता चुने भूमाफिया नहीं। इसमें काफ़ी जो है सोचने की बात है कि आखिरकार नेता चुनने से पहले लोग सोचते हैं कि वो आखिरकार उनके लिए काम करेगा या नहीं। और नारा है कि जनता जीते नेता नहीं। उन्हीं को देखते हुए आज हम इनसे मिलने के आए, इनका इंटरव्यू लेने आया, और अभी आपको बताएंगे जो इतनी अच्छी सोच लेकर सोनीपत में युवाओं के अंदर एक जागरूकता लाने की बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और मेरे विचारों को आप सुनना चाह रहे हैं, लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम मैम? मेरा नाम ज्योति दहिया है और मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। साथ में अभी मैंने अपना ये काम शुरू किया है मतदाता जागरूकता के लिए। मतदाता जागरूकता के, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है इलेक्शन भी होने वाले हैं, उसको देखते हुए आप लोगों के अंदर जागरूकता लाना चाह रहे हो? बिल्कुल, यही अभी तक तो मेरा विचार है कि क्योंकि अब आपने भी जैसे बताया इलेक्शन होने वाले हैं और मतदाता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, वोटर जागरूक नहीं होगा, तब तक समाज विकसित नहीं हो सकता। क्योंकि हम जिनको चुनते हैं वो अगर हम जागरूक होकर, अवेयर होकर, सोच समझकर अगर हम अपना वोट डालेंगे तो फिर विकास की बात हम तभी कर सकते हैं, क्योंकि विकास उन्होंने करना है जो हम चुन के भेज रहे हैं। अगर हम एक गलत व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो फिर विकास नहीं होगा। फिर हमें इसी तरह से 5 साल फिर वही धक्के खाने पड़ेंगे लोगों को, फिर वही रोजगार के लिए डिमांड चलती रहेंगी, फिर वही रोड्स के लिए चलता रहेगा। लेकिन अगर हम एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो लोगों के बीच में आकर लोगों की समस्याएं सुने, उनसे बात करें, उनको सुलझाने का प्रयास करें, आगे लोगों की जो आवाज़ है वो पूरी मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ उठाए, तो ये मेरा मानना है कि वही सही मायने में नेता होता है। और एक वोटर को वोट डालने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो जिसको अपना वोट डाल रहा है वो एक एलिजिबल कैंडिडेट है या नहीं। तो आपके माइंड में ये सोच विचार जो है, आपने जो पोस्टर भी लगवा रखे हैं, वो आया कैसे और क्यों आया? क्योंकि काफ़ी जनता है, काफ़ी लोग सोच के ही वोट देते होंगे, लेकिन आप भी वोट डालते होगे, आप भी सोच के डालते होगे, ऐसा आखिरकार आपके माइंड में क्यों आया? देखिए, माइंड में इसीलिए आया क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि अभी कुछ सालों में जो कैंडिडेट आता है राजनीति में, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये राजनीति अब जनतंत्र ना होकर धनतंत्र में परिवर्तित होती जा रही है। लोगों के पास, जिनके पास धन आ जाता है, वो अपना धन प्रचार में लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को खोखला करने का काम है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरह प्रचार के ऊपर जो ये धन लगाया जा रहा है, देखिए एक लिमिट हमारी सरकार ने भी, इसने चुनाव मंत्रालय ने भी लगा रखी है कि इतनी लिमिट तक आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब चुनाव आते हैं। उससे पहले ये जो किया जा रहा है, ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जनता की वोट को खरीदने का काम है। उनको लालच देकर, उनको ये चीज़ें दिखाकर, लुभाकर आप उनकी वोट को खरीद रहे हैं।
तो ये मेरे को सही नहीं लगता। मुझे लगता है अगर आपके विचार सही हैं, आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, तब भी आप जनता के बीच जाकर अपने बारे में बताकर आप एक अच्छा कैंडिडेट बनकर उभर कर सामने आ सकते हैं। तो लेकिन आजकल ये हो रहा है कि धन के द्वारा ही लोगों के बीच में आया जा रहा है, तो ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगी। इसलिए मैं चाहती थी कि भाई जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में। तो आप चाहते हो, आपका कहना सीधा ये है कि पढ़ा लिखा जो है वो हमारा नेता हो, इस तरह का कोई नेता आप चाहते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि नेता वो हो जो लोगों से जुड़ा हो, नेता वो हो जो लोगों को समझता हो, नेता वो हो जिसे पता हो कि विकास कैसे किया जाना है, ये नहीं कि अपना घर कैसे भरना है। उसको हम नेता नहीं कह सकते। नेता और एक राजनीतिज्ञ में काफ़ी फ़र्क होता है। नेता लोगों के साथ टच में रहता है, उनके मन में रहता है, उनके साथ जुड़ा रहता है, उसको लोगों की समस्याएं पता होती हैं, वो उनके ऊपर काम करना चाहता है। लेकिन आजकल हम जिनको चुन रहे हैं वो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए काम करना चाह रहे हैं। उन्हें लोगों से, समाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने कहा है समाज से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने बाल बच्चों, मोदी जी के बारे में इसमें क्या कहना चाहोगे? मोदी जी भी, उनके भी बाल बच्चे नहीं है, वो जनता के लिए, उनका कहना है कि हम जनता के लिए आए, कि खाली आता है तो हम तो झोला उठा के चल देंगे, उसके बारे में, उनके कमेंट के बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती। ठीक है, मोदी जी ने जो भी कहा है, और मुझे लग रहा है अगर उन्होंने कहा है तो वो उसके ऊपर काम भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इतना है, जो भी कैंडिडेट आए वो समाज में काम करे और वो काम लोगों को होता हुआ भी दिखे। अब आगे भी चुनाव लोगों को ही करना है, वोटर्स को ही करना है, वो किसको आगे लेकर आते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं तो वो दोबारा लेकर आएंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं कर रहे हैं तो वो फिर अपना वोट निर्धारित करेगा उनका, कि उनको क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। तो अभी जो है चेहरा, राहुल गांधी भी यात्रा करी थी, राहुल गांधी जी ने भी, उसके बाद भी इलेक्शन हार गए, जनता के बीच में ही रहे। आप कह रहे हो जनता के बीच में जो नेता रहेगा वही जीतेगा, तो वो जनता के बीच में ही रहे। इतने दिन कश्मीर तक वो गए, पैदल चल कर गए, एक टी शर्ट में गए, फिर भी वो हार गए। उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरे को लगता है कि उन्होंने मेहनत की, वो जनता से जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी तो शायद रही ही होगी, जो जनता, क्योंकि जनता ही है डिसाइड करने वाली। हमारे लोकतंत्र में कहा जाता है कि सबसे पावरफुल लोग हैं, जो वोट डाल रहे हैं वही सबसे पावरफुल हैं। तो अगर उन्हें जो सही लगा उन्होंने वही किया। अगर उनको लगा कि हमारे लिए यही पार्टी सही है, राहुल गांधी सही नेता नहीं है, तो उनका फैसला हम अब कैसे, मेजॉरिटी ने जो फैसला लिया है वही ऊपर है। जो लेकिन काफ़ी लोग, सर्वे भी हुआ था, सर्वे में भी कांग्रेस ऊपर उठकर आ रही थी, उसके बाद भी 3 राज्य में जो है बीजेपी जीत गई है। और बीजेपी ने अब जो नए चेहरे, मुख्यमंत्री जो है वो नए चेहरे बनाए हैं, पुराने को हटाकर। ये तो मेरे को लगता है सही है अगर आप नए चेहरों को आगे लेकर आते हैं, क्योंकि देखो, जो 25-30 साल से आप एक ही चेहरा राजनीति में लगातार काम कर रहा है, लोगों के बीच है। लेकिन अगर नया चेहरा, क्योंकि नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। हमारे इंडिया में 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम एज के लोगों की है, युवाओं की है। तो अगर युवा आते हैं राजनीति में तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि राजनीति अगर आपको लगता है कि हमें प्रभावित नहीं कर रही, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है आपकी। राजनीति हर क्षेत्र को, हर व्यक्ति को, हर चीज़ को प्रभावित करती है। राजनीति के दम पर सब कुछ चल रहा है। तो राजनीति अगर सही होगी, उसमें युवा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो ये अच्छी बात है अगर नए चेहरे आ रहे हैं तो। आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या आपके परिवार में से कोई राजनीति में है? नहीं, मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, दूर दूर से कोई नाता नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है कोई मेरे परिवार में। तो अभी आपकी पहल जो है ये एक जनता को जागरूक करने के लिए बनाई? हाँ, ये मैंने अभी सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाई हुई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़र्क भी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग अवेयर होने लग भी गए हैं। अगर मीडिया का ना देखें, मतलब सिर्फ न्यूज़पेपर या सिर्फ टीवी के दम पर नहीं, आजकल लोग सोशल मीडिया से भी बहुत कुछ जानने को उनको मिल रहा है। तो आजकल ऐसा नहीं है कि जो हमारा यूथ है उससे आप कुछ चीज़ छुपा कर रख सकते हैं। वो चीज़ें सब कुछ कहीं ना कहीं हर तरह से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह से उनको जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है और लोग जागरूक भी होंगे। इस चीज़ का जरूर असर। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि दिल्ली के अंदर जो है कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कि वो फ्री में रेवड़ियाँ बांट रही है, फ्री में खुद, और फिर मोदी जी भी ऐलान करते हैं कि हम इतनी पेंशन दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, ये कर देंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जनता को लुभावने जो वो वायदे करते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, फ्री की चीज़ों का अपना भी एक वो होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप हर चीज़ फ्री दे दो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो एक हर राष्ट्र की, हर राज्य की जिम्मेवारी होती है, और वो चीज़ फ्री होना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को लेकर देखिए, अगर एक बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, दूसरा बच्चा वहीं
उसको जाने का ही मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका एक अधिकार है, उसको अच्छी शिक्षा मिले, ये एक राष्ट्र का कर्तव्य बनता है, एक राज्य का कर्तव्य बनता है। तो अगर कोई नेता या अगर कोई पार्टी शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है, लोगों को प्रोवाइड कर रही है, आम लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा रही है, तो मुझे ये चीज़ सही लगती है। वो चाहे कोई भी पार्टी कर रही है, वो ठीक कर रही है। तो हरियाणा के अंदर क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल आप आएंगे या नहीं? उनके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, मेरे कहने से काम नहीं चलेगा, ये जनता डिसाइड करेगी, वो केजरीवाल को पसंद करेंगी या वो बीजेपी को पसंद करेंगी या वो कांग्रेस को पसंद करेंगी। मेरा काम सिर्फ जागरूकता के लिए है। और पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी होगी, बीच में जो हरियाणा है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है, तो लोग कह रहे हैं खुद कि हो सकता है, चांस भी बन सकता है कि आम आदमी पार्टी भी जो है हरियाणा के अंदर दस्तक दे। नहीं, लोग कह रहे हैं तो फिर देखो, अगर सही कह रहे होंगे, क्योंकि डिसाइड लोगों ने ही करना है, वोटर्स ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन सी पार्टी चाहिए, कौन सा नेता चाहिए। और मुझे लगता है ये चीज़ हमें उन पर ही छोड़नी चाहिए। और मेरा काम सिर्फ जागरूकता का है, बाकी जनता जो है वो डिसाइड करेगी और उनका फैसला हम सब मानेंगे। आप सोनीपत में क्या देखना चाहते हैं कि क्या काम नहीं हुआ है और क्या चाहते हैं कि सोनीपत में कुछ डेवलप हो? सोनीपत में डेवलपमेंट की तो बहुत ज़्यादा कमी है। आप खुद भी सोनीपत में कई जगहों पर गए होंगे, आपको खुद को महसूस हुआ होगा, अच्छे रोड्स नहीं है। अगर आप हाईवेज़ को हटा दें तो सोनीपत के अंदर की जो कनेक्टिविटी है वो वहाँ पर आप देखिए, आपको अच्छे रोड्स नहीं मिलेंगे। आप कचरे की समस्या इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। आप डंपिंग यार्ड, आप कहीं पर भी डंपिंग यार्ड देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी समस्या कचरे की है। दूसरा, फिर जो आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा है, बच्चों को रोज़गार की समस्या बहुत ज़्यादा है, स्कूल्स की समस्या है। तो ये चीज़ें तो सोनीपत एनसीआर के इतना नज़दीक होकर भी आप देखेंगे, एक गुड़गांव है, एक सोनीपत है, फ़र्क आप खुद महसूस कर सकते हैं। क्या यहाँ पर इतना विकास हुआ है जितना गुड़गांव में हुआ है, जबकि ये भी एनसीआर में आता है। अब भी सोनीपत में जो है सभी सड़कें जो है वो बनने लगी है, और मेन जो सड़क थी वो ITI चौक वाली थी। ITI से जो राजधानी था वो, उसको बने 15 साल हो गए थे, वो कभी बन रही थी नहीं बन रही थी, वो बस कागजों में था। अब जो है उसका काम चालू हुआ, लेकिन खंबे जो है वो खंभों को लेकर फिर काम रुक गया है। उस पर फिर काम होगा या नहीं, उस पर भी सस्पेंस है। तो रोडों के बारे में क्या कहोगे? सोनीपत की रोडें खस्ता हाल है इस समय, आप क्या चाहोगे कि रोडों का काम कहाँ से हो, कैसे हो, उसके बारे में थोड़ा? वही मैं चीज़ कह रही हूँ, रोड सोनीपत के सच में बहुत बुरे हाल में है। ककरोई की तरफ जो रोड जाता है उसको अगर आप देखें, बहुत बुरी कंडीशन में वो रोड है। और ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं नगर निगम को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो जनता से टैक्स भी ले रहे हैं, लेकिन वो जनता का टैक्स जा कहाँ रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है, जब वो जनता को सुख सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं। जनता टैक्स किस लिए देती है? अपनी सुविधाओं के लिए देती है। अब रोड पे टोल टैक्स है, वो किस लिए दिया गया है? भाई उनको वो चीज़ दी गई है, स्मूथली आप ड्राइव कर पाएँ। अगर आप टैक्स ले रहे हैं लेकिन आप अच्छी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो गलती हमारी भी है कि हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं उस चीज़ के खिलाफ। नहीं, आवाज़ उठाने के बाद भी क्या है, काम नहीं होता। अब भी आवाज़ उठाने की बात है तो अभी देखा जाए तो दिल्ली के अंदर काफ़ी लोग धरने पे भी बैठे होंगे, उसके बाद भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। अभी किसान भी बैठे हुए थे, अब दोबारा जो किसान है वो चंडीगढ़ पहुंच रखे हैं। तो आवाज़ जो सुनने की बात है वो तो नेता के ऊपर होता है कि उनकी आवाज़ जो है CM मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो पाता। और आज की डेट में जो है, जो चुनाव को देखते हुए सड़कें बन रही है, उसके बाद भी आपने ये मुहिम स्टार्ट करी। क्या आपका आगे का सपना किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का है? देखिए, अभी आपने कहा कि लोग धरना देते हैं, आवाज़ सुनी नहीं जाती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आवाज़ अगर नहीं सुनी जा रही है तो इसीलिए आप लोकतंत्र का फ़ायदा उठाइए ना। आप एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आपको 5 साल के बाद मौका दिया जाता है कि आप उस आवाज़ को चुनें जो आपकी आवाज़ को आगे पहुंचाए। जैसे आप कह रहे हैं संसद में या लोकसभा में, विधानसभा में बोले, आपकी बात को, समस्या को बोले। तो ये वोटर ही तो डिसाइड करेगा। अगर उसको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है, हमारा काम नहीं बन रहा है, तो 5 साल के बाद उनको फिर मौका दिया जाता है। आप फिर से एक ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आपके काम को करे। तो आप सोच रहे हो कि राजनीति में जाना चाहोगे? राजनीति में जाने का अभी मेरा ऐसा कोई क्लियर कट इरादा नहीं है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि राजनीति ज़रूर सुधार की तरफ जाए, और इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल जो चीज़ रहेगी वो यही रहेगी कि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा कहीं ना कहीं, अब अगर आप अभी भी देखेंगे तो हमें लगा था कि कम से कम 10% GDP का शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी जो बजट आया उसमें भी मात्र 3% के आसपास ही शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो ये मेरे को चीज़ सही नहीं लगती, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को ऊपर उठाना और नीचे गिराना ये काम शिक्षा ही कर सकती है।
अगर आप शिक्षा के स्तर को गिराते हैं तो राष्ट्र को आप विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ लेकर गए होते हैं। तो ये मेरा मानना है, और मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं अपनी तरफ से अपना रोल, मुझे लगता है, ठीक प्ले कर रही हूँ। अच्छी शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है, और जागरूक करना भी एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर जो नागरिक है वो जागरूक बने और इस बार 2024 में अपनी वोट का इस्तेमाल सही करें। कॉलेज में भी चुनाव होते हैं, क्या कॉलेज में भी आपने कभी इस तरह की पहल की है? नहीं, जो कॉलेज में चुनाव होते हैं उनमें मैंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया था, लेकिन आज क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रही हूँ, तो इनकी जो एसोसिएशन होती है जिसका नाम है ऑल हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, इसमें पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो चुने गए हैं जो पदाधिकारी हैं, और उसमें मैंने जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अपना नामांकन भरा था और उसमें मैं जीत गई, और आज मैं HGCTM में जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका जो अभियान है वो है जनता को जागरूक करना कि आने वाले समय में जो चुनाव होना है उसमें अपने नेता को, उसने कितना काम किया है, काम को देखते हुए उसको वोट करे और जो आपके बीच में रहे उसी को चुने। धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर करें।